हेलो स्टूडेंट, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। बच्चों, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। अब हम ये देखेंगे कि संसाधन को हम किस चीज़ को नॉर्मली संसाधन कहेंगे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज के अंतर्गत रख सकते हैं, संसाधन के अंदर रख सकते हैं क्या? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें जिसको बनाने के लिए सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, और दूसरी बात आ रही है जो आर्थिक रूप से संभाव्य। देखिए, आर्थिक रूप से संभाव्य से आप क्या समझोगे बच्चों? अब मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के इसको हम लोग बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण के द्वारा जो है समझेंगे। आर्थिक रूप से संभाव्य, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे पता है कि किसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा जो है वो सोना है, मान लीजिए कोई भी धातु है, हमें पता है कि जो होता है, हमें खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि वहाँ पर ये सोना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि क्या उसको निकालने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी है। और अगर वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो बहुत अंदर है, या मुझे ये तो नहीं पता है कि वो किस क्वांटिटी में है, कितना ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं उसके लिए बहुत सारे ताम झाम कर रही हूँ, मैं यहाँ से उसकी टेक्नोलॉजी जो होता है, मैं ये भी मतलब औजार लेकर आ रही हूँ और वो भी लेकर आ रही हूँ, सब चीज़ों को जो होता है मैंने अपना बहुत सारा फंड, अपना पैसा जो होता है उसमें लगा दिया, और जब मैं उसको देख रही हूँ तो वो मुझे जो होता है उतना नहीं मिल रहा है, मतलब इकोनॉमिकली जो होता है उसका जो मूल्य है वो कम है। किसके कंपेयर में? जितना कि मैंने जो होता है फंड खर्चा किया उसके कंपेयर में। तो देखो बच्चों, आप इस बात को समझो कि अगर कोई भी चीज़ आर्थिक रूप से अगर लाभप्रद है, तो ही वो हम उससे जो होता है उसे हम नॉर्मली संसाधन के रूप में जो होता है उसे एक्सेप्ट करेंगे। अन्यथा जो है, अगर मैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को किसी भी या कोई भी, मतलब मैं तो एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, कोई भी अगर कोई देश या कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति जो होता है, अगर किसी चीज़ को निकाल रहा है या किसी चीज़ को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसका वो दुगना मूल्य चुका रहा है, तो वो वस्तु जो होता है उसके लिए उपयोगी होगी क्या? नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से देखिए बच्चों, दूसरी चीज़ लिखी है सांस्कृतिक रूप से मान्य। अब इससे आप क्या समझेंगे कि सांस्कृतिक रूप से मान्य? मान लीजिए कि जो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं मूल्यवान खनिज है या धातुएं हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो भूमि के अंदर है। अब भूमि के ऊपर क्या है? मान लीजिए वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो क्या मुझे समाज इसकी इजाज़त देगा क्या कि मैं उनको तोड़वा के जो होता है वो अंदर से निकालूं? नहीं। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि सांस्कृतिक रूप से वो मान्य हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो होता है प्रौद्योगिकी, मतलब हमारे पास जो होता है उसको निकालने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 3 चीज़ें जो होता है वो संसाधन के लिए जो होता है वो आवश्यक है, उसी को हम संसाधन के अंतर्गत देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में ही निहित है। तो ये जब तीनों चीज़ों का जो होता है, जब आपस में संबंध होता है, उसमें क्रिया होती है, तो वही जो होता है हमारे पर्यावरण में जो होता है जो संसाधन है वो इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत जो होता है वो हो पाते हैं। और मानव प्रौद्योगिक द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आपको बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हमारे पास देखिए, अगर संसाधन की हम बात करते हैं, मतलब आपने क्या समझा देखिए संसाधन से, कि वो सारी चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो वस्तुएं हैं, और उनको हमें प्राप्त करने के लिए हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी है।
तो उसे हम संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि क्या है, कुछ हमें प्रकृति ने, नेचर ने जो होता है खुद से दी है, कुछ मनुष्य ने जो होता है उसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब चाहे वो जो होता है सनलाइट हो गई, सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश हो गया, चाहे हवा हो गई, चाहे पानी हो गया, मतलब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें जिनका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वे सारी की सारी जो होता है वह संसाधन होती है। चाहे हम पीने के लिए जो होता है पानी लेते हैं, हम सब जानते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो हम किस पर डिपेंड है, पानी पर डिपेंड है। तो पानी क्या है, पानी एक संसाधन है। आप जिस भी चीज़ों का, आप जो होता है घर से जाने के लिए, मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स होता है वो घर से जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, गाड़ी तो होती ही है आजकल सबके पास। तो भाई अगर वो बाइक का यूज़ करते हैं, स्कूटी का यूज़ करते हैं, तो वो किससे चल रही है, तो वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से। जो कार वगैरह होती है किससे चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, संसाधन होती है। तो मतलब संसाधन क्या होती है, मनुष्य की छोटी छोटी मतलब हर आवश्यकताएं जो होता है वो जो पूरा करती है, वो सारी वस्तुएं जो होती है वो संसाधन होती है। और सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव स्वयं जो होता है। मानव स्वयं जो होता है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो मानव ने क्या किया कि प्रकृति के साथ साथ उसने टेक्नोलॉजी को भी उसमें जोड़ा और इस तरीके से जो होता है आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ठीक है। हम बोलते हैं कि संसाधन जो होता है वो प्राकृतिक होते हैं। हाँ, यद्यपि कुछ संसाधन प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए अवश्य हैं, लेकिन उसमें मानवीय क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात को बहुत देखिए, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आप स्वयं, आप, मैं, जितने लोग हैं, ये सारे के सारे जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। तो अपने आप को बच्चों हमेशा एकदम ऐसा समझिएगा कि आप सबसे बड़े रिसोर्स हैं, ओके। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें उपयोग करते हैं। वे मतलब कौन, मानव, हम क्या करते हैं पर्यावरण में, हमारे देखिए हमारे एनवायरनमेंट में ना प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारी सारी आवश्यकताएं जो होते हैं वो उससे पूरी हो सकती है। वो तो मनुष्य की महत्वाकांक्षा और इच्छाएं हैं जो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा और जो होता है वो पाने का और लालच जो होता है वो प्रदान करती है। यद्यपि हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। तो जो मानव होता है वो क्या होता है, पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उससे क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं, उसे जो होता है हमारे उपयोग के लिए बनाता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि हम इसको किस किस भाग में विभक्त कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी जो होता है इसका में उसे बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, इसमें देखोगे उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेस पे जो होता है। अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन से होते हैं, तो पहला होता है जैव और दूसरा होता है अजैव, ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है, मतलब बायोटिक, जिसमें कि लिविंग, जो कि जिसमें कि जीवन होता है। जैसे कि आप किसको समझ सकते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि जो वनस्पति होता है, जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, तो वो जो होता है जैव संसाधन होते हैं। अब अजैव संसाधन कौन कौन से होते हैं, अजैव संसाधन मतलब एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग। अब हम दूसरी बात देखेंगे समाप्तता के आधार पर। अब सेकंड होता है कि समाप्तता मतलब कि हम क्या देखेंगे कि भाई कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि फिर से बन जाते हैं, जैसे कि नवीकरण, जो कि आज जो होता है संसाधन का अगर हम यूज़ करते हैं तो कल भी जो होता है वो संसाधन हमारे पास रहेगा। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो दोबारा बनने में या तो वो नहीं बनते या तो फिर उसको बनने में बहुत हज़ारों करोड़ों साल जो होता है वो लग जाते हैं। तो जैसे नवीनीकरण हम किसको बोल सकते हैं, नवीकरण जो संसाधन होंगे कौन से होंगे, तो नवीकरण जो है जैसे कि हम देख सकते हैं, चाहे हम जो हमने बोला ऊर्जा वगैरह जो है हमारी, तो चाहे वो पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, तो हम देखते हैं कि ये सब जो होता है फिर से बनते हैं। लेकिन जो अनवीकरण जिसको बोलते हैं, जैसे कि जीवाश्म हो गया, आपको जानते हैं कि उसको बनने में जो होता है हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारे जो क्या होते हैं वह अनवीकरण संसाधन होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब ओनरशिप जो होता है, स्वामित्व के आधार पर भी जो होता है वो संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। अब पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामुदायिक, फिर है राष्ट्रीय और अंत में आता है अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत मतलब क्या, आपका पर्सनल, जैसे कि आपके पास गाड़ी है, आपका घर है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत है, वो आपका संसाधन है, वो आप अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एक घर हो गई, गाड़ी हो गई, जो भी आपकी वस्तुएं हैं वो।
दूसरा होता है सामुदायिक। अब सामुदायिक में हम किसे रख सकते हैं बच्चों, जैसे कि पार्क है, पिकनिक बनाने के लिए अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो जो एरिया है वो, या जो प्लेग्राउंड होता है, तो वो सब सामुदायिक है, वो आपका अपना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ आप ही जा सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। तो वो जो होता है एक सामुदायिक होता है, वहाँ के मतलब जो कम्युनिटी जो होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो सब जो होता है वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब कोई भी एक देश जो होता है वो उनकी अपनी संपत्ति, और मैं जिसमें कि जैसे क्या बोल सकते हैं आप, इसमें आप रख सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं नेशनल हाईवे वगैरह होता है, तो ये हाईवे वगैरह क्या है, वो राष्ट्र की अपनी संपत्ति होती है। आपका रेलवे स्टेशन है, आपका रेलवे ट्रैक है, तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो राष्ट्र की अपनी संपत्ति होती है। और राष्ट्र का ना एक ओशन बॉर्डर जो होता है, जो समुद्र तट रेखा जो होता है वो होती है। और आपको मैं बताती हूँ बच्चों कि ये जो है आप आगे में आपको आप पढ़ेंगे भी, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है 22.2, ठीक है। ये 22.2 जो है ये इसमें इतनी जो होता है मतलब 22.2 किलोमीटर जो है, ये किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ना, वो समुद्री तट से जो होता है एक राष्ट्र का एरिया होता है। मतलब समुद्री तट की जो रेखा होती है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ से 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो उसी देश का होगा। ये सभी देशों के लिए जो होता है ये बात लागू होती है। तो यहाँ तक का जो एरिया होगा, जो क्षेत्र आएगा, वो उस राष्ट्र का होगा, वहाँ पे उस राष्ट्र का ही जो होता है वो अधिकार होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जिस पे जो है किसी राष्ट्र का जो है व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, वो होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम इसे विकास के स्तर के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला होता है संभावी, दूसरा होता है विकसित, फिर होता है भंडार, और लास्ट में हम देखते हैं संचित कोष। संभावी जो होता है वो क्या होते हैं, संभावी वो संसाधन होते हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनका कि जो है हम यूज़ जो होता है, जिसके पास हमारे पास जो होता है वो टेक्नोलॉजी और है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं संभावी, तो देखिए वो संसाधन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं कि गुजरात में जो होता है वो विंड एनर्जी का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन वहाँ पे ऐसी इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ कर पाएँ। तो ये हो गया संभावित। दूसरा होता है विकसित, मतलब जहाँ पे जो होता है हमें संसाधन भी मिलते हैं और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, तो वो आपके विकसित या फिर डेवलप रिसोर्स उसको कह सकते हैं। फिर होते हैं आपके भंडार या आपके स्टॉक, मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो होता है वो संसाधन तो अवेलेबल हैं, लेकिन उन संसाधन को जो होता है प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको आगे मैं आपको उदाहरण के द्वारा जो होता है और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और सबसे लास्ट में हमारे पास होता है संचित कोष। संचित कोष मतलब कि जो रिजर्व कुछ रिसोर्सेज होते हैं, इसका मतलब है हमारे पास उसके पास टेक्नोलॉजी भी है और हम इसको युक्ति के आधार पर, जैसे कि हमने पहले देखा ओरिजिन के बेस पे जो होता है रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो है। पहला है बेटा जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, सबसे पहले तो हम स्वयं मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, पशुधन, ये सब मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं आपके, जो मनुष्य हो गए, जो प्राणी हो गए, जो वनस्पति हो गई, ये सब जो होता है जैव संसाधन होते हैं, क्योंकि ये सभी जो होता है वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ये सभी जो होते हैं वो इसमें जीवन होता है, इसलिए इन्हें जैव संसाधन कहा गया है। दूसरे संसाधन होते हैं अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो चट्टानें जो होती हैं, जो धातुएं होती है, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो ये जो माइनिंग में जो होता है मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, इसमें जीवन होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ये अजैव संसाधन होती हैं। समाप्यता के आधार पर अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिर से बन सकती है प्रकृति में, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कि बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे नवीकरण योग्य संसाधन, मतलब कौन से संसाधन, वे संसाधन जो फिर से हमें प्राप्त हो सकते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब बस एक बात यहाँ पे याद रखना कि नवीनीकरण जो होता है योग्य संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है।
उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे सौर और पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। तो ये संसाधन जो है आप देख सकते हैं कि देखिए सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या जल है या वन है, ये हमें जो होता है मिलते रहते हैं। ये हमें जो होता है मतलब ये पुनः जो होता है, एक बार ऐसा नहीं कि एक बार ये खत्म हो जाए तो ये जो होता है हमें समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा आपका आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। मतलब कौन से संसाधन? वे सारे संसाधन जो कि जिसे एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन जो होता है अचक्रीय है, वे एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो रिसाइकिल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो एक बार बनने के बाद दोबारा जो है बनना उनका संभव नहीं हो पाता है। और स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको बताया था, जैसे व्यक्तिगत संसाधन है तो जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, तो आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो जो होता है वो आपकी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है। ठीक है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इसमें क्या आते हैं भाई? जैसे कि आपके संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को जो है उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो सार्वजनिक पार्क हो, पिकनिक स्थल हो, खेल का मैदान हो, तो ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय संसाधन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अतिग्रहित कर सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि को 12 समुद्री मील, देखिए मैंने बताया था आपको 22.2 जो है किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्रात से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब 200 किलोमीटर के बाद जो होता है किसी भी देश का वहाँ पे अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। अगर इनको किसी तरीके से यहाँ पे कुछ कार्य करना है या कुछ उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो जो होता है किसी के नहीं होते। विकास के स्तर पर मैंने आपको बताया था, संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी जो होता है वो यूज़ नहीं हो पाई है, इसीलिए जो होता है वहाँ पे ये हैं लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिक और उनकी संभाव्यता के स्तर पर भी निर्भर करता है। भंडार, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, हम जानते हैं कि वो जो होता है, आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो H2O जो होता है उसका यौगिक है, मतलब वो किससे बनता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन अभी हमारे पास जो होता है, और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, परंतु इस उद्देश्य से जो होता है इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा आपका आता है संचित कोष, मतलब कि रिजर्व संसाधन जो होता है भंडार का ही हिस्सा है, उन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है और उनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसका यूज़ अभी नहीं किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो होता है हम अपनी भावी पीढ़ी को जो होता है इसके लिए बचा के रखें। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या देखा? आज हमने सबसे पहले देखा कि हम संसाधन से क्या समझते हैं और संसाधन को जो होता है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है।